So welcome back after tea break. दोस्तों, कुछ पॉइंट फिर से मैं रीट्रेट करना चाहूंगा। आज जीएसटी की पहली क्लास है और जिस तरह से मैंने स्टार्ट किया और मेरे पास जो इनपुट आ रहे हैं और जो क्वेरी आप पूछ रहे हैं, कई क्वेरीज ऐसी आ रही हैं जिन क्वेरीज का आगे की क्लास में रेफरेंस है, जो आगे की फ्यूचर क्लास में उनको कवर किया जाएगा। तो कई क्वेरीज मैं पॉज भी करना चाहूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि जो टॉपिक आज मैं डेलिब्रेट कर रहा हूं, आप उस टॉपिक के साथ चलें। जब आप उस टॉपिक के साथ चलते तो आपकी कनेक्टिविटी बनी होती है। ऑफ कोर्स आपके माइंड में जो क्वेरी आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं उसके आंसर नहीं किए जाएंगे, उसके आंसर किए जाएंगे। एंड आई एम प्रॉमिसिंग ईच वन ऑफ यू आई विल रिस्पॉन्ड बैक टू योर क्वेरी and your all queries would be answered. My commitment to all of you. Only point I'm making to all of you, please get yourself connected with the subject matter I'm deliberating. If you're connected and posting query for the subject matter which is under deliberation, उस एडवांटेज आप ही को होना है। फिर जो आपकी प्रोबेबल क्वेरीज है, जो आपको लगता है कि आपकी क्वेरी है, इसको सॉल्व होना चाहिए, आपकी क्वेरीज को मैं नोट करूंगा। उसके बाद उनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, मैं ऑलवेज ये ध्यान रखूंगा कि आपकी क्वेरी क्या किस तरह की आई थी। जैसे अंधेरी ने मुझसे पूछ लिया था कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है, जबकि मैंने कैस्केडिंग स्टार्ट ही नहीं किया था। आप पॉज करें, उसको रखें, आपके क्वेरी को रखें, आप क्वेरी को पोस्ट भी करें। मैं क्या करूंगा, मैं कनेक्ट कर दूंगा। बट जब आप सब्जेक्ट मैटर के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो एडवांटेज देता है। उस एडवांटेज के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, लेट्स गेट कनेक्टेड योरसेल्फ। लेट्स स्टार्ट विथ, हमने जो स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटी। जीएसटी की इंपॉर्टेंस क्या है, जीएसटी आएगा या नहीं आएगा, वो हमने तय कर लिया कि जीएसटी आएगा बिफोर 16 सितंबर 2017। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जीएसटी में जर्नी क्या है, कब से जीएसटी की बात स्टार्ट हुई और हम कहां हेड कर रहे हैं। फिर हमने एक टॉपिक लिया और टॉपिक था नीड ऑफ जीएसटी। हमें जीएसटी क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड जीएसटी। मैंने आपको 4 पॉइंट दिए थे और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए थे। टुडे इंडिया इज स्ट्रगलिंग विद द मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, डबल टैक्सेस, कैस्केडिंग, एंड लास्ट देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी and various issues in existing indirect taxes. Now I'm taking this particular line item, no uniformity and various issues in existing indirect taxes. और यहां हम डिस्कस करेंगे ऐसे कई पॉइंट जो आज के डेट में लिटिगेशन का मैटर है, जो आपने भी अपने इनडायरेक्ट टैक्स में देखा होगा, जिसमें आज की डेट में दिक्कत आती है। तो ऐसे में पहले हम एक्साइज ड्यूटी की बात करें। एक्साइज ड्यूटी टुडे लेवीड ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। एंड व्हाट इज मैन्युफैक्चर? मैन्युफैक्चर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। बट आपने देखा होगा 1944 से टर्म मैन्युफैक्चर डिफाइंड है, बट आज भी इसमें डिस्प्यूट है। Sometime activity undertaken and perceived by you is a manufacture department dispute. Sometimes you perceive it is not manufacture, but department may come back and say it's a manufacture. And what is manufacture, by the way? Any process which is incidental or ancillary to the completion of manufactured products. Any process which is defined in section note or chapter note to first schedule to SETA, Central Excise Tariff Act 1985. And being the manufacture, any process like labeling, relabeling, packing, repacking, even alteration of retail sale price for specified goods in Schedule 3 to SETA is deemed manufacture.
So these terms are important, but subject matter of dispute in existing indirect taxes. What happened post GST? Important for all of us, because we know 17 indirect taxes getting subsumed majorly, excise duty, manufacturer relevance will not be there. What is the important for GST? Supply. So we'll see what will happen in the term supply, but the term manufacture, the way it is being defined since 1944, dispute persists today. So what is the question in my mind, which I want to discuss with all of you? Term supply का क्या होगा? Whether ये supply की definition मॉडल GST लॉ में सिंपल है, हम देखेंगे आगे की क्लासों में. Thereafter we got different rate applicable for central excise: 2% without sunbed, 6%, 12.5%, 24%, 27%, 30% rate applicable, different rate applicable. What happened in GST? क्या रेट होंगे? हम डिस्कस करेंगे रेट के बारे में भी. मुझसे कई सेंटर ने पूछा था कि जीएसटी के रेट क्या होंगे. विल डिस्कस दैट कंपोनेंट. दूसरा है वैल्यूएशन. डिफरेंट वैल्यूएशन टुडे. एक्साइज ड्यूटी आइदर ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी मेथड और ट्रांजैक्शन वैल्यू बेस्ड मेथड और एमआरपी बेस्ड मेथड. अब ये जो एक्साइज के वैल्यूएशन है, क्या ये प्रोविजन भी जीएसटी में पिक हो रहे हैं? ये हमें देखना पड़ेगा और मैं आपके नॉलेज के लिए डालना चाहूंगा और एक केस स्टडी भी करना चाहूंगा. आप सब जीएसटी कर रहे हैं, मुझे मालूम है, और थोड़ा बहुत फेयर आइडिया भी है आप सभी को. जीएसटी गोइंग टू बी एप्लीकेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, राइट? पेड और पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेस. When supplier and recipient are not related and price is the sole consideration. ये वर्डिंग अंडर सेक्शन 15 के अंदर. क्या इसी तरह की वर्डिंग सेंट्रल एक्साइज में कहीं पे है? सेक्शन 4 सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, where central excise duty levied on transaction value basis. Transaction value says is a price which is payable at the time and place of removal. When price is the sole consideration and buyer and FSE is not related. आप देखिए जो प्रोविजन सेंट्रल एक्साइज में है ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए, वही प्रोविजन ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए जीएसटी में अडॉप्ट कर लिया गया. तो कुछ प्रोविजन जो आज एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस में हैं, वो पोस्ट जीएसटी में भी कॉपी पेस्ट किए गए हैं. उनका रिलेवेंस क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक मैं सुप्रीम कोर्ट की केस स्टडी करना चाहूंगा आप सभी के साथ. फिएट इंडिया का जजमेंट आया था. एंड व्हाट इज फिएट इंडिया जजमेंट? मैं केस समझाता हूं आपको. फिएट वाज मैन्युफैक्चरिंग ए कार एंड कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए कार वाज अप्रॉक्सीमेट 3.9 लाख रुपीज. एक गाड़ी बनाने की कॉस्ट आती थी 3,90,000 रुपए. But Fiat was selling car at 1.89 lakh rupees. सिंप्लिसिटी के लिए 1,90,000 पे गाड़ी सेल करते थे. डिस्प्यूट इस बात का था कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितने पे लगेगी, 1,90,000 पे या 3,90,000 पे. यह डिस्प्यूट था. अगर आप सेक्शन 4 की बात करें, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू. Transaction value is what? Sell price. Excise duty discharged by Fiat India on 1.9 lakh rupees. Dispute. Department ने कहा नहीं. Central excise duty need to be paid on cost of production. उस पे देनी पड़ेगी. जबकि आपने गाड़ी सेल की है 1,90,000 पे. क्या इसी तरीके के प्रोविजन जीएसटी में आने वाले हैं? मैंने ये रेफरेंस इसीलिए ड्रॉ किया कि आपने समझना पड़ेगा. मैं सारे जो बेसिस आज के बता रहा हूं आपको, ये जीएसटी में कैसे पिक किए गए ये भी इंपॉर्टेंट है और ये समझना बहुत जरूरी है. जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कैस्केडिंग की बात की. मैंने कहा कैस्केडिंग खत्म हो जाएगा, टैक्स ऑन टैक्स खत्म हो जाएगा. क्या पूरी तरह से खत्म होगा? नहीं. पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे एग्जिस्टिंग टैक्सेस लगेंगे, सेंट्रल एक्साइज एंड वैट. अल्कोहलिक लीकर पे स्टेट एक्साइज और वैट लगेगा. पावर सेक्टर लुक्स लाइक
एज ऑन डेट आउट ऑफ जीएसटी एग्जिस्टिंग टैक्सेस कंटिन्यू रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, बट उनकी जो परचेज होगी इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज, इस पर जीएसटी लग के आ रहा होगा, उसकी क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो कैस्केडिंग पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। मैंने कहा डबल टैक्सेस खत्म हो जाएंगे, क्या पूरी तरह से डबल टैक्सेस खत्म होंगे? हम डिस्कस करेंगे। दो शेड्यूल 2 रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ सेज ए पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन विच इज आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज में डिफाइन कर दिया। डबल टैक्सेस हम बाहर आ जाएंगे, पर इवन विद इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्प्यूट परसिस्ट। हम डिस्कस करेंगे सारी बातें। तो ये बातें आपको समझते हुए चलना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। बैक आप मुझे बताएं, एक्साइज ड्यूटी के लिए जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया, उसमें एक्साइज ड्यूटी किस पे लगनी चाहिए? 1.9 लाख रुपीज जो सेल प्राइस है, या 3.9 लाख रुपीज जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है? भागलपुर ने कहा 1.9 लाख, मुरादाबाद ने कहा कॉस्ट के ऊपर, बुलंदशहर ने कहा 3,90,000 रुपए के ऊपर, ग्वालियर ने भी आंसर दिया 1,90,000 रुपए के ऊपर। अब कई सेंटेंस मुझे आंसर कर रहे हैं, पर मैं आप सभी को अब आंसर देना चाहता हूं। आप फिएट इंडिया के मैनेजर हैं, टैक्स मैनेजर हैं या टैक्स कंसल्टेंट हैं। आपने कहा ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब सेल प्राइस जिस पे एक्साइज ड्यूटी लगनी चाहिए। आपके कहने के बेसिस पे फिएट ने 1.9 लाख की, क्योंकि मेरे पास ज्यादा आंसर 1.9 लाख के आए, गुवाहाटी ने कहा है नहीं 3.9 लाख पे लगेगा, उल्टा डांगा ने कहा 3.9 लाख पे लगेगा, और जनकपुरी कहता है नहीं पार्टीज आर रिलेटेड देन 3.9 लाख, अदरवाइज 1.9 लाख। मैंने कहा पार्टीज आर नॉट रिलेटेड, इंडिपेंडेंट पार्टीज है। अब तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप मेरी तरफ ध्यान दें, हम बाद में देखेंगे आंसर्स क्या हैं, आप मेरी तरफ ध्यान दें। 1.9 लाख इज द सेल प्राइस, excise duty paid on 1.9 lakh rupees by company because they perceive this is the transaction value on which central excise duty is leviable. All right, this dispute has gone up to the Supreme Court, and December 2012 Honorable Supreme Court has given judgment, and you know what is the judgment? Judgment says central excise duty applicable on cost of production plus notional profit 3.9 lakh rupees plus notional profit in that respective industry. Why? What is the matter considered by Honorable Supreme Court? The first matter which was asked to Fiat India, why you were selling car at a loss at 1.9 lakh rupees as against 3.9 lakh rupees. Fiat India says, sir, we were selling the car to penetrate the market. We are having a competition from Maruti. To penetrate the market, I sold my car at a loss. Then Honorable Supreme Court has considered even penetration of market is an extra consideration, and it should be part of transaction value for the chargeability of central excise duty. Even notional profit need to be included. Now when I say like this, question comes, what will happen in GST? GST again valuation provision says transaction value, paid or payable, when supplier and recipient are not related and price is the sole consideration. So if I am selling car at loss, what happened, on what value I have to discharge my liability? And you must be knowing under VAT provision, you are purchasing at 100 rupees and paying VAT, let's assume 12.5%, availing credit 12.5%. But if you are selling the same goods at 50 rupees, in certain state VAT provision, even ITC is restricted, input tax credit is restricted to the extent of sell price. So what happened? These concepts are important. Now revised model GST law
versus first model GST law. Initially, GST valuation rules was provided with the first model GST law, which came on 14 June 2016. But with revised model GST law, which came on 26 November 2016, there is no GST valuation rule. So these valuations going to be very, very important, and we have to understand implication of existing provision which may be brought forward, kept in GST provision. So this is one of the issue in existing central excise. Then we got concept of movable and marketable. Do we require the concept of marketable post GST? Because GST applicable on supply of goods or services, even though it is not marketable as on date, applicable. But these concepts which we are discussing today are the bottleneck. Issues exist. We want to have simplicity in post GST. We got exemption, different exemption, absolute or conditional exemption. Absolute exemption, section 5A, subsection 1A, Central Excise Act 1944. अगर मेरा प्रोडक्ट एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट है तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में चार्ज नहीं कर सकता. क्या यही प्रोविजन जीएसटी में लिए गए हैं? आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा सेक्शन 11 मॉडल जीएसटी लॉ. दे आल्सो सेज इफ goods or services are absolutely exempt, then we should not charge GST. It's a thumb rule. If my product, goods and services are conditionally exempt, then the option lies with me. I may avail conditional exemption or I may not avail as per the number of judgment given by the Honorable Apex Court, Supreme Court. So such kind of absolute and conditional exemption provision which is existing today and subject matter of dispute will carry forward even post GST. So relevance is there. We have to draw those relevance, and that is the reason I'm highlighting. This is the issue in existing central excise duty and maybe issue post GST regime as well. We got different excise zone, excise exempted zone. Uttaranchal, Himachal, 100% exemption. No excise charge on output. Jammu Kashmir, exemption is available by way of refund mechanism with a value cap. Then we got classification. Central Excise Tariff Act 1985. Are we going to head for classification in post GST? याद आ रहा है HSN कोड जो आप माइग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें वो 5 प्रोडक्ट के HSN कोड मांगता है. HSN कोड का रिलेवेंस रहेगा और हमें देखना है, क्योंकि प्रोविजन अगर आप रिटर्न में देखें और इनवॉइस में देखें, जो ड्राफ्ट रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए फॉर इनवॉइस एंड रिटर्न up to 5 crore rupees 2-digit HSN code. Beyond 5 crore rupees 4-digit HSN code need to be mentioned. So HSN code classification is important even in post GST, which is the subject matter of dispute in today in existing central excise provision. So ये सारे एक्साइज के अंदर इश्यूज हैं. आप और हम सब सर्विस टैक्स करते हैं, और सर्विस टैक्स में आपका क्या आइडिया है? क्या ऐसे कितने इश्यूज है? क्या सर्विस टैक्स सिंपल है? सर्विस टैक्स स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई 1994 एट द रेट ऑफ 5% ऑन 3 सर्विसेज. क्या सिंप्लिसिटी है? नहीं सर, ऐसा नहीं है. सर्विस टैक्स एप्लीकेबल ऑन रेंडरिंग ऑफ सर्विस, बट सर्विस टैक्स पेड इवन ऑन एडवांस मनी रिसीव्ड, which is not a taxable event as per the point of taxation. We have moved from positive list regime to negative list regime of service tax. And negative list regime मतलब क्या? Service tax applicable on all services other than those which are excluded from service definition, negative list or mega exemption list. And what all excluded from service definition? What is service definition under section 65B? Subsection 44. Any activity carried out by a person for another for consideration. Includes declared service but shall not include transfer of title in goods or immovable property by way of sale, gift
or in any other manner, deemed sale of goods in terms of Article 366(29)(a), any transaction, money or actionable claim. Actionable claim is not chargeable to service tax, but keep this word actionable claim and just try to visualize whether actionable claim chargeable to GST. Just keep it to your mind. Any service given by employee to the employer, no service tax. But any service given by employer to the employee, with a service tax applicable, with a GST applicable, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए. And if fees taken by tribunal or court, these are the dispute persists today. अब कल पोस्ट GST में क्या होगा? GST is definitely going to be ease of business and simplicity, but still GST में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आज के जो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स इश्यूज हैं वो खत्म हो रहे हैं या नहीं हो रहे. इसके अलावा डेफिनेशन, उसके अलावा मैंने नेगेटिव लिस्ट बताया, मेगा एग्जिम्पशन बताया, ट्रांजैक्शन डबल टैक्सेस, वैल्यूएशन एंड अबेटमेंट, एंड देन सर्विस टैक्स द मेजर रेवेन्यू फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट which state is identifying. These are the issue under service tax provision. Now coming to the state taxes, अब मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा. वैट में क्या इश्यूज हैं? आज की डेट में वैट सक्सेसफुल क्यों नहीं है? We have replaced sales tax by VAT. Haryana being first state, April 2003. Then more than 25 states adopted VAT in the country. But अगर आप देखें, there are lot many issues in VAT. The first one start with taxable event, transfer of property and deemed sale of goods. The lack of uniformity for VAT rate and classification, because VAT rate vary from one state to another state, and unilaterally states are changing their VAT rate. Different threshold amount from 5 lakh to 20 lakh rupees for registration under VAT provision. Then we got different forms and procedure. I'm in NCR region. NCR region, Delhi, VAT provision is not applicable 5 kilometers away in Gurgaon, Haryana. Noida, UP, VAT provision not applicable 5 kilometers away in Delhi. We got state barrier. We got state barrier. We cannot do interstate transaction. And India is struggling for number of regions. What are the regions? Different process for registration, due date of payment, due date of return filing, assessment procedure, appealate procedure, entry form, input tax credit and reversal on stock transfer, CST cell, refund mechanism. So we got state VAT provision like one country. We got 29 states within the Union Territory of India, but looks like we got 29 countries within the Union Territory of India, because one VAT provision is not applicable to another state VAT provision. How GST is going to change the scenario? For me and you, I'm telling you that two important things. Today we look at Delhi VAT if I'm in Delhi, but if you want me to do Delhi, Karnataka VAT practice or Kerala VAT practice, I will not be able to do that, because VAT provision vary from one state to another. Not only this, different language, different processes, but GST is going to create uniform platform for all of us together. What GST is going to be? If I know how to take registration in Delhi, if I know how to take registration, GST registration in Delhi for any client, even for myself, I can take registration for as many clients across pan-India, across pan-India. So the same provision going to be applicable, what is applicable in Delhi. If I know how to file one GST return, even for myself, I can file as many GST return for as many clients across India. Today we got state VAT provision, but tomorrow I would be having one Bible, one Gita, one Quran. This is GST. And GST is applicable uniformly throughout the country, from Kashmir to Kanyakumari. When I say Kashmir to Kanyakumari, just to recall,
service tax applicable to all over India except Jammu and Kashmir. So we are also fighting whether Jammu Kashmir is an integral part of India or not. To me and my proud and for your proud as an Indian citizen, GST is going to be applicable all over India, including Jammu and Kashmir. It is one nation, one tax. Same provision from Kashmir to Kanyakumari. Kashmir to Kanyakumari. Same provision. So look at, for me, we got different chartered accountant of different age. A young chartered accountant, 20 years of age. 40 years of chartered accountant, middle-aged. Or senior chartered accountant. For all of us together, now there will be one new chapter. And this new chapter will be called GST. The same provision which is applicable for Bimal Jain going to be applicable to each one of you sitting there. The same provision, now it may be irrespective of any language. The provision which is applicable at Arvind Kejriwal state is applicable in Mamata D's West Bengal state. The provision applicable in West Bengal, applicable in Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Maharashtra, UP, irrespective of any language, caste, race, anything. So it is a uniform law going to be applicable. This will give ease of business. This will give simplification. This will facilitate Make in India by making one India. Now I want to throw you a question. Please tell me, what happened? So one center is saying SGST law of all state will be same. Throwing question to all of you. आप मुझे बताएं, जो SGST लॉ बनेगा वो स्टेट वाइज सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? प्लीज मैं आपको थ्रो करता हूं, फिर मैं आंसर देता हूं आपको. बताएं आप मुझे. शिमला कह रहा है डिफरेंट रहेगा. जनकपुरी, अमृतसर, उल्टाडांगा, भुवनेश्वर, मुजफ्फरपुर, ये सारे कह रहे हैं सेम रहेगा. पुणे कह रहा है डिफरेंट रहेगा. मेरे आंसर, अगर ये डिफरेंट रहेगा तो फिर हमें जीएसटी नहीं चाहिए. आज वैट में क्या हुआ? वैट में यूनिलैटरली वी आर चेंजिंग द वैट प्रोविजन in terms of rate, classification, registration amount, different forms and procedure. अगर आपने different SGST लॉ बना दिया तो ये जो मॉडल GST लॉ पब्लिक डोमेन पे आया है, इसका क्या मतलब है? ये वाली बात हम डिस्कस करेंगे जब हम डीकोडिंग करेंगे. डीकोडिंग ऑफ 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. क्या स्टेट को पावर है कि वो डिफरेंट एसजीएसटी लॉ बनाए? हम डिस्कस करेंगे. अगर वो डिफरेंट बनाएंगे तो जीएसटी वन नेशन वन टैक्स का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकता. जीएसटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वी शुड हैव यूनिफॉर्म लॉ एप्लीकेबल फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. जम्मू से किसी ने कहा कि सर जम्मू कश्मीर इज गोइंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, पर अभी जम्मू कश्मीर ने इसे अडॉप्ट नहीं किया है. सर अडॉप्ट करना पड़ेगा. अगर आप अडॉप्ट नहीं करेंगे तो आपके पावर टू लेवी वैट विल बी कर्टेल्ड फॉर द वैट प्रोविजन. एंड इट इज इंपॉर्टेंटली रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव सेम प्रोविजन यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल and create India as a national market, uniform market, state barrier gone. That will give the advantage. So these are the advantages which I have said. Now posting query to all of you. मुझसे अंबाला ने एक क्वेश्चन किया, kindly tell sir the average rate for all merged taxes because the rate of GST should be less than that. मैं फिर रिकॉल करवाऊंगा. अंबाला प्लीज रेट की बात अभी मैंने नहीं की है और रेट में आपसे डिस्कस करूंगा. आप कृपया मेरे साथ चलें. इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब आप कोई चीज पूछते हैं तो उसका आंसर नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. मैं आपके आंसर्स दूंगा. अब टॉपिक पे आ जाए. टॉपिक इंपॉर्टेंट है. आप कनेक्टिविटी बना के रखें. रेट की बात हम डिस्कस करेंगे, पर जैसे ही मैं आपका क्वेश्चन लेता हूं जो अदर सेंटर में बैठे हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. तो मेरी सभी से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज गेट कनेक्टेड विद द टॉपिक. तो अभी हमने डिस्कस किए कि हमें जीएसटी चाहिए कि, और मैंने 4 पॉइंट रेज किए आपके सामने.
मल्टीप्लिसिटी विल गो अवे, 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस सबस्यूम हो जाएंगे, कैस्केडिंग विल गो अवे टू सर्टेन एक्सटेंट, double taxes will go away, and we will have uniformity throughout the country from Kashmir to Kanyakumari. We'll have same Bible, Gita, Quran, which is GST law, applicable uniformly throughout the country. The provision applicable in Delhi is going to be applicable all over India. That is what I'm saying, and that is what is important. Now please tell me, what are the benefit of GST? CST में भी कई इश्यूज हैं, क्विकली हम रन कर लेते हैं. CST इज ऑरिजिन बेस्ड टैक्स, CST की क्रेडिट हमें मिलती नहीं है, CST है कैस्केडिंग, कॉम्प्लेक्स प्रोविजन फॉर स्टॉक ट्रांसफर इवन ई टू सेल एंड चेक पोस्ट के इश्यूज हैं. अब मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा GST के क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, और आपके आंसर में स्ट्रेस पे देखना चाहूंगा कि क्या आंसर आते हैं. What are the advantage and GST benefit? Increase in GDP, uniformity. Okay. पटियाला ने कहा सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पहले भेज देना नेक्स्ट क्लास में. सर भेज दूंगा मैं आपको, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले दीजिए. जिम कहता है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी, जलगांव कहता है एलिमिनेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस, जनकपुरी कहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. आई एम थॉरली सेटिस्फाइड. कम से कम आप सभी के आंसर आ रहे. भोपाल ने कहा मोर कॉम्प्लायंसेस, भोपाल ने कहा ये एडवांटेज नहीं है, मोर कॉम्प्लायंसेस होंगे. जोधपुर ने कहा बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट. मैं रुकता हूं यहां पे, आप सुनो मेरी बात. बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट. बिलीव मी आई एम टेलिंग यू, अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स नहीं किया, ये आपके लिए और मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है. आप सोचिए अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स नहीं किया तो आप स्ट्रगल करते थे, क्योंकि एक्साइज के प्रोविजन, कस्टम प्रोविजन, वैट प्रोविजन, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, अब ये सारे आपको नहीं देखने हैं. आपको एक GST लॉ देखना है, और सेम GST लॉ इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. अगर आपको राजस्थान में GST लॉ मालूम है, दैट इज एप्लीकेबल एट केरला ऑल्सो, तमिलनाडु ऑल्सो, कर्नाटका ऑल्सो, Maharashtra also, irrespective of any language. Opportunity pan India. अगर आप पटियाला में बैठे हो और आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि मैं पटियाला से बाहर जाके सर्विस दे पाऊंगा, पहली बार आपको मौका मिलेगा. पटियाला से बैठ के आप पैन इंडिया बेसिस पे क्लाइंट को सर्व करेंगे. इज ऑल ऑन GSTN नेटवर्क. GSTN ऑटोमाइज नेटवर्क बन रहा है. आपकी रजिस्ट्रेशन GSTN नेटवर्क से होगी, आपके पेमेंट होंगे, आपकी रिटर्न फाइलिंग होगी, सारा GSTN नेटवर्क. यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए, चाहे वो केरलाइट क्लाइंट हो, चाहे वो बंगाली क्लाइंट हो, चाहे वो ओडिया क्लाइंट हो, सेम प्रोविजन. सो नाउ यू कैन डू पैन इंडिया बिजनेस, पैन इंडिया सर्विसेज, विच यू कांट डू टुडे बिकॉज यू माइट नॉट बी नोइंग द प्रोविजन ऑफ वेस्ट बंगाल वैट, Odisha VAT, but tomorrow if you know your local state GST provision, you would be taking care of all the client pan-India basis on same law as applicable in your respective state. That is what the crux and the benefit of GST. Now let's look at what are the benefit. Okay, so I got lot many answers. I'm thankful to each one of you that you are all writing it back. But let's look at advantage now. And here the advantage, before I say advantage, look at what is the meaning of goods and services tax. GST means goods plus services plus tax, which is called goods and services tax. It is applicable to whole of India, including Jammu and Kashmir. It's a destination based consumption tax. Now we are moving from origin based to destination based. ये समझना जरूरी है. मैं मान लीजिए दिल्ली से सेल करता हूं और यूपी में सेल करता हूं, फ्रॉम दिल्ली टू यूपी. 100 रुपए के सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर आई एम अप्लाइंग सिंपल एक्साइज ड्यूटी 12.5. आई एम अप्लाइंग CST क्योंकि इंटर स्टेट सेल कर रहा हूं. ऑरिजिन बेस्ड टैक्स है. ऑरिजिन स्टेट को फायदा होता है. CST ऑरिजिन स्टेट को मिलता है, दिल्ली को मिलता है.
सेंट्रल टैक्सेस कंसोलिडेटेड फंड में जाते हैं, जो 40% बाय वे ऑफ डिवोल्यूशन फॉर्मूला स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. इट्स ऑरिजिन बेस्ड. बट पोस्ट जीएसटी, जीएसटी विल एक्रू टू ए स्टेट where the goods and services are destined or consumed. यानी दिल्ली को कुछ नहीं मिलेगा. It will be given to a state जहां पे वो consumed होंगी. So who are benefited? Consuming state versus manufacturing state. That is the thumb rule, silver lining of GST. It's a comprehensive value added tax on goods and services and then collected at each stage of supply chain. The taxes paid on purchase would be available as a credit which can be adjusted with taxes paid on output and ultimately to be borne by a consumer. This is what the crux of GST. So now coming to the next component, benefit. यह मैंने पूछा था जिसके आंसर आप सभी ने दिए. सहारनपुर ने कहा CST ऑरिजिन बेस. ऑफ कोर्स राइट. तीन सुखिया कहते हैं बट सर वाई डिफरेंट एग्जिम्पशन लिमिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. बहुत अच्छा. एग्जिम्पशन हम डिस्कस नहीं कर रहे थे, पर तीन सुखिया को अचानक ही याद आया. आपसे बोलो तीन सुखिया बोलो. पहले रजिस्ट्रेशन की लिमिट 9 लाख एंड 4 लाख फर्स्ट मॉडल जीएसटी लॉ में थी. रिवाइज मॉडल जीएसटी लॉ में threshold amount is 20 lakh rupees and 10 lakh rupees for northeastern state including Hilly state. तीन सुखिया का क्वेश्चन ये है सर व्हाई डिफरेंट एग्जिम्पशन लिमिट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. सर अगर आपने वहां 20 लाख की लिमिट दे दी तो आपका टैक्सेबल बेस ही इरेड हो जाएगा, क्योंकि वहां की जो एक्टिविटी कॉमर्शियल एक्टिविटी है वो उतनी नहीं है. सो लोअर टैक्स बेस है. सो ये उनकी डिमांड पे है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिली स्टेट जो अंडर डेवलप्ड है, जहां पे कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है ज्यादा, वहां पे थ्रेशोल्ड अमाउंट कम रखा जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन हो सके. ये एडवांटेज था. हरिद्वार विल दे एक्सेप्ट इट? दैट इज व्हाट द जीएसटी प्रोविजन. बट नाउ आप मेरे साथ बढ़े, बनाम फिर डिफरेंट टॉपिक पे पहुंच जाएंगे. मैं बेनिफिट की बात कर रहा था, और बेनिफिट क्या है, और ये सारे बेनिफिट मैं आपको दिखा रहा हूं जीएसटी के. फर्स्ट, एबोलिशन ऑफ मल्टीपल टैक्सेस, mitigation of cascading in taxation. Cascading will go away. Development of common and national market. Our state barrier hai, but with GST, India would be a national market. Increase in voluntary compliances. Efficient administration by government by automized network GSTN. Reduce litigation. Tax booster for government because they will earn more revenue. And they are targeting incremental 2% GDP growth. ये सब बेनिफिट की बात कर ली. अब हम एक अगले टॉपिक पे मूव करते हैं, मॉडल ऑफ जीएसटी. सो अब क्वेश्चन मैं थ्रो करूंगा आप सभी को. आप मुझे ये बताएं इंडिया के लिए कौन सा मॉडल एप्लीकेबल होगा. विच मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर जीएसटी इन इंडिया. क्या आंसर्स हैं आपके, वो मैं जानना चाहता हूं. Which model we are looking into? And Bilaspur is saying dual model. जिंदल ने भी IGST कहा, वासी डुअल कंट्रोल बोला. मैं आप सबको क्वेश्चन करता हूं, डुअल जब आप बात कर रहे हैं तो हमने कहा CGST, SGST और IGST लगेगा. ये ट्रिपल नहीं है क्या? आप सब डुअल क्यों बोल रहे हैं? जनकपुरी बोलता सर्विसेज बेस्ड. आई डू नॉट नो. सहारनपुर से आम मॉडल. ठीक है. सेंटर. बासी ने कहा सर डुअल कंट्रोल का मतलब, डुअल मॉडल का मतलब सेंटर एंड स्टेट. व्हाट इज डुअल मॉडल? बिफोर द डुअल मॉडल डिस्कस करूं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल मॉडल अवेलेबल टुडे अक्रॉस द ग्लोब. द फर्स्ट बेस्ट मॉडल कुड हैव बीन नेशनल जीएसटी. वापस आए, आप रुके और वापस आए मेरे पीपीटी पे, जो इंपॉर्टेंट है हमारे समझने के लिए. There are 5 models virtually applicable for GST across the world. More than 145 countries have GST, and the best ever model could have been national GST, wherein only central levying taxes, Modi ji levying taxes,
with revenue sharing with state Arvind Kejriwal, Delhi. This is the best model could have been. Only central living taxes with revenue sharing with the state. And this model is applicable in Australia and China. China being our competitor, they follow national GST model. And this would have been better model for India. But why India is not looking national GST model? As because we are into federal structure. State want to have their autonomy. So Mamata Di, West Bengal, Arvind Kejriwal ji, Delhi, they want to have their state autonomy. By way of an example I am saying, but state are demanding their autonomy. That is the reason India is looking at dual model. Otherwise, other model could have been state GST, only state living taxes. No taxes by center, but why Modi ji will agree? So it's a compulsion, political compulsion for both of us, center and state, to have dual model. And state GST model applicable in USA. The other model could have been non-concurrent dual GST model. And what is non-concurrent? Central living taxes on services, state living taxes on goods. But this model again not acceptable to both center and state. And what India is looking at dual concurrent GST model. And what is dual concurrent GST model? I said CGST, SGST, IGST ये triple होना चाहिए. नहीं sir. Important. Dual means both center and state going to levy taxes concurrently, simultaneously on both goods and services. This is called dual concurrent GST model, and this is applicable in Brazil and Canada. This model India is looking at. For the time being, it's a progressive to certain extent, but we can very well argue that national GST model could have been better. But at least a step towards improvisation if you look at existing indirect taxes. And the last model, which is not the prominent one, Quebec model, applicable in some of the provinces